आज हम नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर खिदमत हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक जो मैंने लेक्चर्स में डिलीवर किया है, आपको नेशनल इनकम पूरा मैंने समअप करवाया है और इसके अलावा मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन जो है लास्ट के 2 लेक्चर्स में करवाया है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, उसका शेड्यूल, उसका डायग्राम, एपीसी, एमपीसी और डिटरमिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। और हमने आपको ये भी बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी क्या होता है। रिकॉल मैं कर रहा हूँ बहुत शॉर्ट में कि आपके पास ये याद रखिएगा कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। मैंने इक्वेशन बताई थी कि इनकम जो है वो 2 पैरामीटर्स पर बेस करता है। 2 पैरामीटर से मुराद होंगे, एक तो कंजम्पशन होगा और एक सेविंग्स होगा आपका। लेट सपोज आपकी इनकम जो है वो 1000 है तो कंजम्पशन हो गया आपकी 800 लेट सपोज, और 200 आपकी सेविंग्स होंगी। यही बात हमने समझाई थी। और कंजम्पशन फंक्शन ये बता रहा है एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लेट सपोज इनकम बढ़कर हो गई 1200 तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। लेकिन कंजम्पशन जो है आपकी पूरी उस तरह नहीं बढ़ेगी जितने हिसाब से आपकी इनकम बढ़ी है। यानी कि आपकी इनकम में 200 रुपये का इजाफा हुआ है तो आप मतलब कि इसमें आपके ये नहीं कि 1200 के 1200 ही आपके ये हो गए कंजम्पशन के हो गए। आप कुछ रेशो से कंजम्पशन बढ़ाएंगे और कुछ रेशो से आप सेविंग्स भी बढ़ाएंगे। अच्छा, ये लेट सपोज अगर आपकी 1500 कंजम्पशन हो गई तो क्या हुआ, आपकी 1200 सेविंग्स हो गई, 1500 अगर आपकी इनकम हो गई तो 1200 आपकी कंजम्पशन हो गई और 300 आपकी सेविंग्स हो गई। यानी कि आपका उस रेशो से ज़रूरी नहीं कि आपकी कंजम्पशन बढ़े जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ गई। यानी कि इनकम में यहाँ आपके 300 इजाफा हो तो आपने पूरे के पूरे 300 का यहाँ इजाफा नहीं किया, बल्कि आपने 200 का इजाफा किया है। तो कंजम्पशन फंक्शन सिंपली ये बताता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी प्लस सेविंग्स भी बढ़ेंगी, लेकिन दोनों का रेशो जो होगा वो अलग अलग होगा, उस सेम रेशो से नहीं होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है पूरा कंजम्पशन फंक्शन समझा दिया था शेड्यूल वगैरह से। आज हम पढ़ेंगे सेविंग्स फंक्शन क्या है। अच्छा, व्हाट इज सेविंग्स सबको पता होता है। अगर हम सेविंग्स के मायने लें तो सेविंग्स के मायने होंगे दैट पार्ट विच इज नॉट कंज्यूम, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच is not consumed। सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड है, बिल्कुल उसके साथ मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी इक्वेशन बताई थी y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी और एस दोनों जो है पॉजिटिव रिलेशन रखते हैं। डिपेंड जो है आपका y जो है बढ़ेगा तो कंजम्पशन और सेविंग्स भी बढ़ेंगे, रेशो इनका अलग है। तो लिहाजा इन दोनों का आपस में लिंक होगा, कंजम्पशन फंक्शन का भी और सेविंग फंक्शन का भी। अच्छा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखिएगा कि सेविंग फंक्शन इतना ज्यादा नहीं आता एज कंपेयर टू कंजम्पशन फंक्शन। यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर कंजम्पशन फंक्शन के 4 सवाल आए होंगे पास पेपर्स में तो सेविंग का 1 क्वेश्चन आया होगा। अच्छा, अब हम कंजम्पशन फंक्शन को समझेंगे शेड्यूल के जरिए। अच्छा, इसका शेड्यूल ये याद रखिएगा, इस लास्ट जब हमने कंजम्पशन फंक्शन बनाया था उसमें हमने 4 कॉलम बनाए थे, इसमें हम 5 कॉलम बनाएंगे। क्यों 5 कॉलम बनाएंगे अभी मैं आपको उसको बता दूंगा। ये देखें जी, नेशनल इनकम इन मिलियन, रुपीज इन मिलियन। उसके बाद कंजम्पशन रुपीज इन मिलियन, फिर है सेविंग्स रुपीज इन मिलियन। उसके बाद होगा APS जो कि है
सेविंग्स अपॉन वाई। लास्ट लेक्चर में हमारे कंजम्पशन फंक्शन बताया था, जो मैं इसको भी पैरेलल ड्रॉ भी कर दूंगा, और यहाँ होगा MPS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और यह है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मैं इसको भी लिख भी देता हूं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये डेफिनेटली ऑलमोस्ट हमने जो APC और MPC पढ़ा है वही चीज है ये भी। और जो है आपके पास उसमें APC में C/Y था, जो अभी मैं आपको एक शेड्यूल कंजम्पशन फंक्शन का रिकॉल कर देता हूं। इसमें S/Y है, यानी कि एक एवरेज आपकी क्या कंज्यूम होगी। बहरहाल जब मैं इसमें नंबर्स लिखूंगा तो और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। कंजम्पशन शेड्यूल हम पिछले लेक्चर्स में ड्रॉ कर चुके हैं, ये मैं सिर्फ आपको रिकॉल कर रहा हूं। आपने पेपर में इसको कोई नहीं बनाना, ना पेपर से इसका कोई लिंक होगा। अगर क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू बी ड्रॉ ओनली सेविंग शेड्यूल एंड डायग्राम। ये हो गया आपके पास नेशनल इनकम, रुपीज इन मिलियन। फिर से आपके पास कंजम्पशन, रुपीज इन मिलियन। उसके बाद था आपके पास APC जिसका फार्मूला था C/Y, और MPC जिसका फार्मूला था डेल्टा C/∆Y। 0, 100, 200, 300, 50, 100, 150, और ये हो गया आपका 200। तो जब हमने इसको कैलकुलेशन की थी टोटल, ये आप पिछले लेक्चर में हम इसको समझा चुके हैं, लिहाजा मैं सिर्फ उसके नंबर्स यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये 1 था आपके पास 0.75, और ये था आपके पास 0.67, और ये आपके पास जो होता है हर स्टेज पे 0.5 था ये आपके पास। अच्छा जी, अब जो है यहां पर आप देखें कि मैंने आपसे कहा था कंजम्पशन शेड्यूल में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उसमें 4 कॉलम्स हैं और यहां आपके पास 5 कॉलम्स हैं। शुरू के 2 कॉलम एज इट इज आप यही लेंगे, क्योंकि उसी बेस पे आपके सेविंग्स निकल रही हैं। तो 0, 100, 200, 300, और अब आपके पास आ गया कंजम्पशन इन मिलियन। वही कॉलम हम लेंगे, उसी के एज इट इज नंबर लिखेंगे, 50, 100, 150 और 200। री अगेन देखें, इनकम है 0, कंजम्पशन है 50। ये बात जहन में रखिएगा, ये पॉसिबल है कि आप कमाए ना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपके कोई खर्चे ना हो। आप खाना खाएंगे, आप कपड़े धोएंगे, आपको यूटिलिटी बिल्स देने होंगे, आपको रेंट देना होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होंगे, आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस होंगे, आपके बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंसेस होंगे, XYZ आपके एक्सपेंसेस होंगे। उसके लिए आप भीख मांगेंगे या किसी से बोरो करेंगे या चोरी करेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे कि आपके वो एक्सपेंसेस मीट हो सकें। लिहाजा इनकम 0 हो सकती है, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा। तो वही कंजम्पशन फंक्शन यहाँ फॉलो अप हो रहा है कि इनकम बढ़ती जा रही है, आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस लेवल से नहीं बढ़ रही जिस लेवल से आपकी इनकम बढ़ रही है। ओके, तो सेविंग्स का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये डेफिनेटली हो गया -50। अच्छा जी, तो यहाँ भी सेविंग्स नहीं हो रही, यहाँ हो गया 0। यहाँ आपकी 50 सेविंग्स हो रही हैं और यहाँ आपके 100 सेविंग्स हो रही हैं। देखें, ये पूरा जो है कॉलम नंबर 3, 4 एंड 5 डिपेंड कर रहा है सिर्फ इन 2 कॉलम पे।
यानी कि अगर एक स्टूडेंट ये 2 कॉलम को याद कर लेता, जिसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, तो आगे के कॉलम्स को इजीली फिलअप कर सकता है। अब आप देखें 0 और 50 है, इसके मायने नेगेटिव 50 हो गया, 100 में 100 कोई सेविंग्स नहीं है, 0 200 आपकी इनकम है, 150 आपकी कंजम्पशन है और अल्टीमेटली 50 आपकी सेविंग्स हो गई, 300 और 200 इसके मायने आपकी 100 सेविंग्स हो चुकी हैं। अब एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और फार्मूला क्या क्या है, सेविंग्स डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि 0 जिससे भी डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, अल्टीमेटली वो उसको 0 ही कर देगा, तो यहाँ आंसर नहीं आएगा आपके पास। यानी कि आप ये लें कि सेविंग्स ऊपर रखेंगे 50 माइनस 50 और इनकम है आपकी 0, तो अल्टीमेटली आंसर आपका 0 आएगा, या आप इसको ब्लैंक कर दें व्हाट्सएवर। अच्छा जी, यहाँ भी आपके पास कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सेविंग्स है आपके पास 0 और इनकम है आपके पास 100, तो ऑब्वियसली यहाँ भी 0 होगा, या आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। यहाँ आपके पास डेफिनेटली सेविंग्स है 50 और आपकी इनकम है 200। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 0.25, और यहाँ पर क्या है आपके पास, सेविंग्स है 100 और इनकम है आपके पास 300, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.33। जिस तरह हमने एपीसी में फॉर्मूला बिल्कुल जहन में रखिएगा, S अपॉन वाई मीन्स के सेविंग वाले कॉलम का वही नंबर लें और y यानी कि इनकम जो है वो आप रख देंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब एक चीज हमारे जहन में पता चल गई, वो ये कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। ये उसूल हमेशा याद में रखिएगा जहन में कि APC और APS जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे। ये आगे आपको काफी काम आएगा मल्टीप्लायर के टॉपिक्स में। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी, ये अब है डेल्टा S। फिर से मैं और वाज़ेह कर देता हूं, ब्लैक से इसको करूं, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। जब ये साइन आ जाता है आपके पास, जब ये साइन आपके पास आ जाए डेल्टा, इसके मायने होता है चेंज इन, कितना तब्दीली हुई, कितना उसमें चेंज हुआ। अब देखें डेल्टा S, इसके मायने वो बता रहे सेविंग वाले कॉलम पे आ जाएं आप। अच्छा, अब सेविंग वाले कॉलम पे जब हम आ गए हैं तो आप ये देखें कि हमेशा फर्क हम ऊपर से लेंगे, नीचे से फर्क नहीं लेंगे। यानी कि 50 माइनस 50 और 0 में क्या फर्क है, ये नहीं लिया जाएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। हम क्या लेंगे, हम लेंगे माइनस 50 और उसके ऊपर क्या है, डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं हो सकता, लिहाजा ये सिंपली ब्लैंक होगा। अच्छा भाई, 0 और माइनस 50 ये हो गया, अब बिल्कुल ये हो सकता है। तो इनमें कितना फर्क हुआ, इनमें फर्क हुआ 50 का, और 100 और ये 0 हुए, तो 100 और 0 में कितना फर्क हुआ, डेल्टा के मायने है फर्क करना, चेंज इन। तो 100 और 0 में 100 का फर्क हुआ है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.5। क्लियर? अच्छा, अब इस स्टेज पे आ जाए थर्ड, यानी कि थर्ड रो पे आ जाए, सेविंग्स 50 और यह 0। 50 और 0 में कितना फर्क है, 50 का फर्क है। 200 और 100 में कितना फर्क है, 100 का आपका फर्क है। तो ये क्या हो गया आपके पास 0.5। जब डिवाइड करेंगे ये आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, इसी तरह 200 और 150 है, कितना फर्क होगा 50 का, और 300 और 200 है, 100 का फर्क हुआ, डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.5। अब हमें एक और चीज पता चली कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। अब आप ये देखें, APC है, ये APS है। जब हम इसको काउंट कर रहे हैं तो 1 होगा। देखिए ये 1 है और ये 0 है, 1 प्लस 0 1 हो गया।
ये है 0.75, ये है 0.25, इसको हमने ऐड किया तो 1 हो गया। ये है 0.67, ये है 0.33, ऐड किया तो 1 हो गया। तो ये रूल याद रखिएगा, APC प्लस APS ऑलवेज बी 1। इन द सेम सेंस आप ये देखें, MPC और MPS 1 होंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मल्टीप्लायर का जब हम टॉपिक कवर करेंगे, इंतहाई अहम टॉपिक होगा ये उसका। और उसमें आप ये देखें कि MPC और MPS 1 होंगे। यहाँ भी आप देख लें MPC और MPS जो है 1 है, यहाँ भी 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5 हेयर एंड वी काउंट सो इट्स 1। तो एक बात ये जहन में रखिएगा कि ये ना 1 से ज्यादा होंगे ना ये 1 से कम होंगे। MPC और MPS जब भी उसका टोटल करेंगे 1 होगा। अगर उसमें कोई कैलकुलेशन में 1 नहीं है तो इसके मायने ये हुए कि आपकी कैलकुलेशंस में या आपकी कहीं शेड्यूल में कुछ ना कुछ खराबी है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो आई थिंक शेड्यूल मैंने बहुत इसको डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। जब आप पेपर बनाएंगे, पेपर लिखेंगे यानी कि अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ फोकस सेविंग फंक्शन की डेफिनेशन, शेड्यूल और डायग्राम जो मैं आपको भी बना रहा हूं उस पर होगा। नथिंग एल्स, आपने उसके बाद कुछ भी नहीं करना। अब डायग्राम में आपको बता रहा हूं कि डायग्राम किस तरह बनाएंगे आप। शेड्यूल यही आपके जहन में है, आप इस जहन को रखिएगा। ये हो गया आपके पास नेशनल इनकम रुपीज इन मिलियन, और ये हो गया आपके पास सेविंग्स। तो अल्टीमेटली सेविंग्स आपके पास नेगेटिव में थी, -50 में थी। तो ये जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 0 है तो ये आपका -50 यहाँ पर आ गया। -50 से ये 100 पर क्या था, 100 पर ये 0 हो गया था और अब ये यहाँ से यूँ चला गया। ये हो गया आपके पास 50 और ये हो गया आपके पास 100। तो अब ये आपका सेविंग फंक्शन हो गया। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें ऐसा कोई मुश्किल ये डायग्राम नहीं है। बस ये जहन में रखिएगा कि अच्छा ये देखिए आपने यहाँ सेविंग्स लिखा है तो रुपीज इन मिलियन लिखा करें इसके आगे, ताकि पता चले कि कौन सी क्वांटिटी में है, ये डॉलर्स में है, रुपीज में है, व्हाट्सएवर करेंसी जो आप यूज कर रहे हैं, यू हैव टू बी मेंशन इट। तो सिंपली आपने क्या किया, यहाँ नेशनल इनकम शो करने हैं आपको 100, 200, 300 और उसके बाद यहाँ आपको सेविंग्स शो करनी है। चूंकि स्टार्ट वो 50 से हुआ था, जो आप पिछले जैसा उसको रिवाइंड कर देंगे पीछे बैक पे तो आप देख सकते हैं शेड्यूल को। तो 50 -50 था, इसके मायने आपकी सेविंग्स स्टार्ट में नहीं थी। फिर आप जबकि इनकम 100 हुई तो आपकी सेविंग्स 0 हो गई क्योंकि आपको वहाँ से -50 को रिकवर किया आपने। फिर जब आपकी इनकम 200 हुई तो आपकी सेविंग्स थी 50 क्योंकि आपकी उस वक्त कंजम्पशन थी 150, और जब आपकी जो है 300 पे आप पहुंच गए तो आपकी सेविंग्स थी 100, यानी कि नेशनल इनकम जब 300 तो आपकी सेविंग्स 100 थी, यानी कि 200 यू हैव टू बी कंज्यूम। तो ये डायग्राम आपको वहां बनाना होगा, उसमें ऐसी कोई अनोखी या इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अच्छा जी, अब जो इसका हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फंक्शन, सेविंग फंक्शंस।
रियल नेशनल इनकम। अच्छा, इसके डिटर्मिनेंट्स ऑलमोस्ट वही हैं जो आप कंजम्पशन फंक्शन के आ चुके हैं करके। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। थर्ड है इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फोर्थ है आपके पास इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। And the last one is dividend policy, income of companies। देखिए, ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग फंक्शंस हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, या 5 नंबर का भी आ सकता है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू बी राइट समथिंग डिटेल अबाउट इट। तो आपको सिर्फ ये हेडिंग्स नहीं लिखनी होंगी। अगर ये 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आए, आपको इसके अंदर का मटेरियल लिखना होगा। अच्छा जी, अब ये मटेरियल या मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ऑब्वियसली आप उसको अपने लफ्ज़ों में लिख सकते होंगे। देखिए, एक होता है रियल नेशनल इनकम। ये जहन में आप हमेशा बात बिठाएं, जब भी हम रियल नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इसमें हम टेक्निकली बात करते हैं। रियल मीन्स आउटपुट और व्हाट वी से प्रोडक्शन। रियल के मायने होते हैं प्रोडक्शन वाइज क्या है, आपकी आउटपुट क्या है, आपका जो है कितना आपकी पैदावार में इजाफा हुआ है। लेट सपोज आप ये देखें कि 2005 में आपने ओवरऑल 150 कार्स बनाई, जिनकी पूरी वैल्यू आप समझ लें 30,000 थी। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको इजी वर्डिंग्स के लिए समझने के लिए। अब 2006 में आपने जो है 120 कार्स बनाई एट अ रेट ऑफ 40,000, और 2007 में मैं काफ़ी केसेस जो इसी में कर देता हूँ 180 कार्स बनाई एट अ रेट ऑफ 25,000, और 2008 में आपने 190 कार्स बनाई एट अ रेट ऑफ 80,000। ये मैंने तकरीबन सारे पॉसिबल केसेस इसमें लिख दिए हैं। अब ज़रा तवज्जो करें, मैं आपको समझा रहा हूँ रियल नेशनल इनकम क्या है। देखें, और रियल नेशनल इनकम की मैंने बड़ी आसान लफ्ज़ों में बताया है पैदावार, कि पैदावार बढ़ती है तो हम समझते हैं रियल नेशनल इनकम आपकी बढ़ी है। पैदावार नहीं बढ़ रही, सिर्फ अमाउंट बढ़ रही है, महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, या और भी फैक्टर्स होंगे, तो हम ये नहीं कहेंगे आपकी रियल आउटपुट बढ़ गई, हम कहेंगे आपकी नॉमिनल इनकम बढ़ गई है। नॉमिनल का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं। ये आपका 2005 बेस ईयर है, आपने 150 गाड़ियां बनाई, तकरीबन उनकी वैल्यू थी 30,000 रुपये। 2006 में आपकी रियल आउटपुट डिक्लाइन हो गई, 150 से 120 हो गई, लेकिन आप उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है। ये महंगाई की वजह से बढ़ गई, व्हाट्सएवर फैक्टर से बढ़ गई। तो हम ये कहेंगे कि इन 2006 real output declines and nominal output increase। यानी कि रियल का ऑपोजिट या रियल का पैरेलल जो लफ्ज हम ऑपोजिट यूज कर रहे हैं वो होता है नॉमिनल। सही।
अब वो ये कह रहा है कि नॉमिनल आपका जो है वो बढ़ गया, क्योंकि 40,000 अमाउंट, नॉमिनल हमेशा अमाउंट में होता है, लेकिन गाड़ियां आपकी कम हो गई फिजिकली। अच्छा भाई, इन 2007 ये क्या हुआ है आपका, आपकी 180 कार्स हो गई। इसके मायने क्या हुए, रियल आउटपुट आपका इंक्रीज हो गया, नॉमिनल आउटपुट आपका डिक्लाइन हो गया। और 2008 में आप देखें आपका रियल आउटपुट भी बढ़ गया है और नॉमिनल आउटपुट भी बढ़ गया, क्योंकि ये पिछले साल की निस्बत इसकी जो है अमाउंट ज्यादा है। तो आप क्या लिखेंगे, इन 2008 रियल आउटपुट इंक्रीज, नॉमिनल आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज। तो ये मैंने ऑलमोस्ट सारे केसेस आपको बता दिए हैं, आपको ये पेपर में मेंशन नहीं करना, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं कि रियल डिटरमिनेंट्स ऑफ सेविंग फंक्शंस आपके रियल नेशनल इनकम पर बेस करता है। आपकी सेविंग्स तब ही ज्यादा होंगी जब आपकी आउटपुट ज्यादा होगी। जब आउटपुट ज्यादा होगी इसके मायने आपने कमाया ज्यादा है, आपकी अर्निंग ज्यादा हुई है, और आप फिर जब अर्निंग ज्यादा होंगी तो अल्टीमेटली आप सेविंग्स भी ज्यादा करेंगे। जब सेविंग्स ज्यादा करेंगे तो फिर आपके मुल्क में एक अच्छा रुझान आएगा, ये जो कि पॉजिटिव वे हो सकता है। बहरहाल ये भी आप इसके नेक्स्ट लेक्चर में सेविंग्स के इम्पैक्ट्स देखेंगे, जब ज्यादा या कम होती है तो क्या होगा इकोनॉमी पर। सेकंड होता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। वही पॉइंट है जो मैं आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में लास्ट लेक्चर में भी समझा चुका हूं। देखिए आप जो है इसको जहन में रखिएगा कि एक चीज है आपके पास लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, तो वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रही तो उसका फिर फायदा ही नहीं होगा कुछ। जब फायदा ही नहीं होगा तो फिर आपके लिए वो उतना होपफुल नहीं है। भाई मिसाल के तौर पे बच्चे को नीड है पैसे की, उसको अपने एग्जामिनेशन फंड फीस देनी है, या उसको अपनी ट्यूशन फीस देनी है, या उसको अपने ब्रेड एंड बटर की नीड्स हैं उसको फुलफिल करना है, और बाप उसका पैसे वाला है लेकिन बाप पैसे नहीं दे रहा। तो अब वो उसके पास है तो नहीं ना, बच्चे के पास फिजिकली वो अब डिपेंड कर रहा है अपने फादर पर, फादर उसको भी दे नहीं रहा। जब फादर उसको देगा नहीं तो वो अपनी नीड्स पूरी नहीं कर सकता, ऑल्दो उसका फादर पैसे वाला है। तो फिर वही बात होती है, हुकूमत के पास पैसे आ गए या फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन के पास पैसे हैं, रिवॉर्ड्स हैं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। जब वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे तो फिर आपके पास इनकम ही नहीं आई। जब इनकम ही नहीं आई तो ना कंजम्पशन होगी और ना ही सेविंग होगी, जिसकी वजह से फिर इकोनॉमी बूस्ट नहीं होती। यही वजह है कि एक अच्छे मुल्क में यही होता है कि जिसके जब पैसे फंसे हुए हैं या हुकूमत को जिसको देना तो फौरन देकर इकोनॉमी को बूस्ट करता है ताकि कंजम्पशन भी बढ़े और आपकी सेविंग्स भी बढ़े। जैसे जब ये आपका कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन हुआ, तो आपके मुशीर ख़जाना ने फॉरेन टैक्स रिबेट जिसके देने थे और एक्सपोर्ट रिबेट्स जिनको देने थे, यानी कि हुकूमत को उनको पैसे अदायगी करनी थी और तनख्वाह रही थी, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे इनके पास जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक्सपोर्टर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके पास कुछ ना कुछ पैसा आ गया। उन्होंने कुछ कंजम्पशन की, कुछ सेविंग्स की, और उन्होंने जो कंजम्पशन की तो लोगों के पास भी कंजम्पशन हुई होगी, उन्होंने अपने मजदूरों को सैलरी दी होगी। इस तरह की चेन चलती जा रही होगी जिसका इम्पैक्ट आ जाता है आपकी इकोनॉमी पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी होना ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड होता है इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखें हमेशा ये याद रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये स्टेट बैंक आपका बनाएगा और फिस्कल पॉलिसी जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाएगी। ये देखें मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपका स्टेट बैंक बनाता है पाकिस्तान में, और फिस्कल पॉलिसी आपकी बनाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
देखें अभी लास्ट वीक स्टेट बैंक ने शरह सूद इंटरेस्ट रेट 7% पे कर दिए। अब आप इसको देखें, इंटरेस्ट रेट है आपके पास 7%। इससे पहले ये थे 12%, बल्कि उससे भी ज़्यादा थे 14%, ये अब कम होके 7% पे आ गए। इसके आसान मायने ये हुए कि अगर आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो महीने के आपको 700 रुपये मिल रहे हैं। टैक्स कट गया अगर आपके पास तो समझे आप 650 रुपये आपको मिल रहे होंगे महीने के। अब मुझे बताएं, एक आदमी कह रहा है यार मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा कोई खास, तो इससे सेविंग्स कम हो जाएंगी। लेट सपोज ये और मजीद 4% पे आ जाता है, इसके महीने को आप 1 लाख रुपए लगाएंगे तो आपको 400 रुपये महीना मिलेगा। उस महीने में अगर आप टैक्स वैक्स काट दें तो तकरीबन 375 आपको मंथली पड़ेगा। तो आप ये सोचेंगे यार मैं 1 लाख रुपए पे मुझे महीने के 450 रुपये मिल रहे हैं, या करंट रेट के हिसाब से मुझे तकरीबन 650 मिलेंगे अगर टैक्स वगैरह आप काट लेते हैं, तो फिर मैं क्यों बैंक में रखूं पैसा, या मैं क्यों सेव करूं? सच हमें कंज्यूम कर लेता हूं, सच हमें खर्च कर लेता हूं, सच हमें अपनी लग्जरीज पे आ जाता हूं, या इससे बहुत अच्छा है मैं बिजनेस में कंज्यूम कर दूं या इन्वेस्टमेंट कर दूं कहीं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पैक्ट होते हैं जो कि स्टेट बैंक करता है, और डेफिनेटली स्टेट बैंक चाह रहा है कि आपकी जो है मनी बूम, मनी आगे फैले आपके मुआशरे में, ताकि लोग बिजनेस करें, कारोबार करें, लोग खर्चा करें, इससे लोगों के पास पैसा आएगा। इसलिए वो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है ताकि लोग बैंक में पैसा ना रखें बल्कि मार्केट में उसको सर्कुलेट करें। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी भी सेविंग्स पर फोकस रखती है, अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है। अगर ये अभी 14% होगा तो लोग बिजनेस में जाने के बजाय क्या करेंगे, उनकी प्रायोरिटी होगी कि हम उसको बैंक में रखकर इंटरेस्ट लें। इन द सेम मैनर आपके पास फिस्कल पॉलिसी कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और फिस्कल पॉलिसी का मेन टूल जो होता है वो होता है आपके पास टैक्स। फिस्कल पॉलिसी का आपका मेन टूल होता है टैक्स। अब मुझे बताएं, अगर आपका टैक्स कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली सेविंग्स आपकी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास अब खर्च करने को ज्यादा होगा तो आप सेविंग्स भी फिर ज्यादा ही कर सकते हैं, इनकम क्योंकि आपके पास ज्यादा हो गई। लेट सपोज गवर्नमेंट ने मोबाइल पे आप लोड करवा रहे हैं 600 का कार्ड, अब 600 का कार्ड लोड करा रहे हैं तो ऑलमोस्ट उस पर जो है 80 रुपये टैक्स है। तो अब गवर्नमेंट ने वो टैक्स आपको कम कर दिया, वो टैक्स कम करके, नहीं पहले तो ये 600 पे काफ़ी ज़्यादा था, अब जो है वो टैक्स कम करके उसकी अमाउंट कम कर दी गई। तो अब उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों के पास बात करने के मिनट्स भी ज़्यादा होंगे, पैकेज भी ज़्यादा होगा, उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा जाएगा। तो लोग अब उसको ज़्यादा खरीदेंगे, यानी कि ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं, और उनके जो पहले टैक्स की मद में 50-60 रुपये एक कार्ड पे ज़्यादा कट रहे थे वो अब कम हो जाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट आएगा, जाहिर सी बात है 1% से पूरी इकोनॉमी पे जाएंगे तो काफ़ी हद तक वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। अच्छा, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ये बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट के लेक्चर्स में, इसलिए इसको यहाँ पे मैंने आपका माइंड बताया है। फिफ्थ है डिविडेंड पॉलिसी या इनकम ऑफ कंपनीज, यानी क्या देखें ये बाहर के मुल्कों में लोग शेयर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हमारे मुल्क में इतना रुझान नहीं है। तो अब क्या होगा कि गवर्नमेंट ने कंपनीज आपको कितना डिविडेंड देगी। जब डिविडेंड देगी तो अल्टीमेटली आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, आपके पास पैसे आ गए। जब आपके पास पैसे आ गए तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ गई। ये आपके पास जो था ये पूरा डिटरमिनेंट्स ऑफ सेविंग फंक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ फिर मूव ऑन होंगे अभी।